गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। जैसा कि हमने सब्जेक्ट अपना एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग कल के लेक्चर से फर्स्ट लेक्चर इसका प्रीवियस वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर इसका अपलोड हो चुका है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको यूनिट्स बताई हैं, कुछ बेसिक यूनिट्स बताइए, उनको चेंज कैसे किया जाता है, उनका कुछ फंडामेंटल्स है, वो मैंने आपको बताए गए इस वीडियो में, जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा। उसमें जिस किसी को भी आगे एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग चाहे कोई सा भी टॉपिक अगर पढ़ना हो, लेकिन इस फर्स्ट लेक्चर को, जो इस चैप्टर का, जो इस सब्जेक्ट का फर्स्ट लेक्चर है एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग का, उसको ज़रूर देखें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट लेक्चर है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सारी की सारी यूनिट्स जो भी आगे आपने काम आएंगी, वो सारी यूनिट्स मैंने आपको उस लेक्चर के अंदर प्रोवाइड कर दी है, इसलिए आप उस लेक्चर पे जाके ज़रूर देखें। अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो एक जस्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर था, तो हम आज से अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सब्जेक्ट एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग, और चैप्टर का नाम है रेट एनालिसिस। अब रेट एनालिसिस किसे कहते हैं? पढ़ा होगा वैसे, अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड देख रहा होगा वीडियो तो उसको पता होगा कि रेट एनालिसिस किसे कहते हैं। रेट एनालिसिस बेसिकली क्या है? कुछ नहीं है, किसी भी आइटम, जो भी वर्क है, जो भी आइटम है, उसके रेट को ज्ञात करना, इससे जस्ट कुछ भी नहीं है, उसी को रेट एनालिसिस कहते हैं, शॉर्ट टर्म। अब इसको एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग जो हमारा सब्जेक्ट है, इसकी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं रेट एनालिसिस को, वो आप देख लीजिए। द डिटर्मिनेशन of rate per unit of a particular item of work। सपोज हो कोई भी वर्क है जो हम करवाना चाह रहे हैं, कोई बिल्डिंग बनवाना चाह रहे हैं, या फिर कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, या फिर कोई भी बिल्डिंग है, जैसे कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है अपनी, जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी, या फिर रोड का कंस्ट्रक्शन है, रोड कंस्ट्रक्शन है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, या फिर एनी अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स लाइक एज ऑफिसेज, वो सारी चीज़ें। तो ये क्या चीज़ है? अब ये जो वर्क होगा इन बिल्डिंग्स का, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, वो किससे ज्ञात होगा? रेट एनालिसिस से। तो रेट एनालिसिस किसे कहते हैं? द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट पर यूनिट ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क एंड अदर एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू इट्स कंप्लीशन। जो भी एक्सपेंसेस इन कामों के लिए ज़रूरत पड़ेगी, इन कार्यों के लिए, इन वर्क्स के लिए ज़रूरत पड़ेगी, जिन भी चीज़ों की रिक्वायर्ड, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जो भी खर्चे होंगे, लाइक इज, जैसे कि एग्जांपल दिया है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अब सबसे पहली बात, कोई भी हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले मटेरियल, उसके बाद में लेबर, देन आफ्टर उसका जो भी मैप या फिर जो कुछ भी हमने प्लान वगैरह बनाया है, उसका अकॉर्डिंग उसको ड्रॉ किया जाता है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो गया, एक कॉस्ट ऑफ लेबर, टूल एंड प्लांट्स इज नॉन एज एनालिसिस ऑफ रेट्स। क्या क्या फैक्टर्स हो गए अपने यहाँ? लाइक इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल ले लिया हमने, कॉस्ट ऑफ लेबर, टूल एंड प्लांट्स, इन सभी को क्या बोलते हैं? एनालिसिस ऑफ रेट या फिर रेट एनालिसिस। यहाँ मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, इस डेफिनेशन को आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एसएससी जेई के जो एग्ज़ाम है, सेंटर का जो एसएससी जेई का एग्ज़ाम होता है, उसमें देखा गया है कि ये डेफिनेशन ही पूछता है, और राजस्थान जेई में भी ये डेफिनेशन आती है। कोई भी एग्ज़ाम हो जो जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर से रिलेटेड हो, उसमें आपको ये प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको डेफिनेशन देखने के लिए मिल जाती है। बेसिकली वो कहते हैं क्या है कि इसी को क्वेश्चन बनाना देते हैं, इसी को क्वेश्चन बनाने का आपको ऑप्शन दे देंगे। क्या है? पहला एस्टिमेट, ये ऑप्शन दे दिया, ए ऑप्शन सपोज को एस्टिमेट, बी ऑप्शन दे दिया आपको एनालिसिस ऑफ रेट, सी ऑप्शन कुछ दे दिया, डी ऑप्शन कुछ दे दिया, इस तरीके से दे देंगे। तो ये डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। इसमें आगे जो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट होता है, कॉन्ट्रैक्टर का जो प्रॉफिट होता है,
वो कितना होता है वो देख लीजिए आप। क्योंकि कोई भी अगर वर्क होगा, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क है, किसी गवर्नमेंट को कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क कराना है, पहले अपने जैसे PWD ऑफिस, PWD होगी या फिर PSD, क्योंकि काम तो सभी में होता है, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे रोड हो, चाहे वाटर से रिलेटेड काम हो तो PSD में होता है। जैसे पानी की टंकियाँ वगैरह हो गई, जो वाटर सप्लाई होती है ना अपने घरों में, बड़ी बड़ी पानी की टंकियाँ देखी होगी ऊंची ऊंची हाइट पर, वो PSD डिपार्टमेंट का काम है। PWD का जैसे रोड कंस्ट्रक्शन और अपना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन काम हो गए, जो गवर्नमेंट रोड्स वगैरह बनते हैं, तो ये वर्क कराएगा कौन? कॉन्ट्रैक्टर। अब कॉन्ट्रैक्टर कराता है तो इसका पहले से ही गवर्नमेंट ने जब टेंडर जारी करती है, जो ऑफिसेज हैं PWD या PSD ऑफिस या फिर कोई भी ऑफिसेज हैं, वो टेंडर जारी करते समय 10% अलग से कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट इंक्लूड कर देती है। जैसे सपोज करो कि कोई भी वर्क, एग्जांपल ले लिया हमने, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं आपको समझने के लिए। सपोज करो कोई भी एक वर्क 1000 रुपीज़ का हो रहा है, कितने का? 1000 का। अब इसका 10% प्रॉफिट ये काम कंप्लीट होने के बाद किसे मिलेगा? कॉन्ट्रैक्टर को मिलेगा। अब इसका 10% कितना हो गया? जैसे अब हम इसको देख लेते हैं, 10% 100 रुपीज़, यानी कि अगर 1000 का कोई भी कॉन्ट्रैक्टर काम कराता है तो उसको प्रॉफिट के रूप में 100 रुपीज़ प्राप्त होता है। देन आफ्टर इसमें वाटर चार्जेस भी होते हैं, क्योंकि जब वर्क होगा, काम होगा, तो उसमें वाटर चार्जेस भी अप्लाई होंगे। अब वाटर चार्जेस कितने होता है? 1.5%, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट का 1.5%, और ये भी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट का 10%, कॉन्ट्रैक्टर और वाटर चार्जेस। वाटर चार्जेस कितने होते हैं? 1.5%, और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कितना होता है? 10%। देन आफ्टर इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। एक और होता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ये कब अप्लाई होता है ये देखिए। जैसे मान लो कि ये हमारी साइट है, सपोज ये हमारी क्या है, कोई साइट है, इस पर कोई भी बिल्डिंग हम लोग बना रहे हैं, और ये हमारी मटेरियल की साइट है। मटेरियल यहाँ पर हमारा रखा हुआ है, या फिर सपोज को सीमेंट वगैरह या फिर जहाँ से परचेज करना है वो से ये साइट है। अगर इन दोनों साइट की डिस्टेंस, ये तो अपनी वर्किंग साइट है जहाँ पे वर्क प्रोग्रेस में है, और ये कौन सी साइट है? मटेरियल साइट है, जहाँ से हम मटेरियल वगैरह परचेज करेंगे या फिर जहाँ पे भी हमने स्टोर करके रखा होगा। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 8 किलोमीटर या फिर 5 माइल, इन दोनों तक है, या तो 8 किलोमीटर हो या 5 माइल, तो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अप्लाई नहीं होते हैं। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अप्लाई नहीं होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 8 किलोमीटर या 5 माइल्स तक के लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस क्या होते हैं। सीधा पहला ऑप्शन ही दे के रखेगा कि हाँ भी कुछ ना कुछ चार्जेस वो दे देगा। जैसे मान लो 2% या फिर 1.5% दे दिया, या फिर कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट उठा के उसने 10% पुट कर दिया, क्योंकि बच्चे वहीं कन्फ्यूज जाते हैं। डेटा बहुत होता है अपने सिविल इंजीनियरिंग में याद करने के लिए, जैसे 10% हो गया, कहीं 1.5% मिल जाएगा आपको, कहीं 2.5% मिल जाएगा आपको। तो इनमें आपको याद रखना है कि पर्टिकुलरली ये किस किस वर्क के लिए हैं, मैं आपको आगे समझाता जाऊँगा। और एक पर्टिकुलर हम टेबल भी बनाएंगे अलग से, जो इस डेटा की होगी, जो समरी होगी। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको समरी भी बताऊँगा, जिससे आप क्विक रिविज़न कर सकते हो। जिसे बोल रहे हैं शॉर्ट नोट्स जो हम बनाते हैं एग्ज़ाम टाइम में, तो शॉर्ट नोट्स से बड़े हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि हम एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले कंप्लीट सब्जेक्ट को रिवीजन कर लेते हैं। उस तरीके की आपको जो इस लेक्चर में आपको लास्ट में ये चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा, एनालिसिस ऑफ द हिट्स,
एनालिसिस ऑफ रेट्स जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको इसके शॉर्ट नोट्स की क्लास जो लेक्चर है देन आफ्टर इसके बाद अपलोड कर दूंगा, उसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है और आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस लगभग 70 to 80% क्वेश्चंस इसी डेटा से बन जाएंगे आपके जो शॉर्ट नोट्स होंगे। और शॉर्ट नोट्स अगर कोई बच्चा खुद बनाता है तो बहुत अच्छी बात होती है। चलो हम लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं, तो बाद की बात है। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मैंने आपको बता ही दिए कि 8 किलोमीटर या 5 माइल से ज़्यादा अगर हमारा कोई मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मटेरियल यहाँ से साइट पर आ रहा है और ये डिस्टेंस 8 किलोमीटर या 5 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो हमें अलग से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देने होंगे। किसको देने होंगे? आपको पता है जो भी वर्क करा रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, वो कॉन्ट्रैक्टर को देगा। तो मैंने आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या बताई कि कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट कितना होता है 10% और वाटर चार्जेस कितने होते हैं 1.5%, 1.5% वाटर चार्जेस अप्लाई होते हैं और कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट कितना होता है 10%। अब हम आगे इस लेक्चर को कंटिन्यू रखते हैं और हमारा अगला जो हेडिंग है, अगली हेडिंग है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट एनालिसिस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे रेट एनालिसिस को प्रभावित करते हैं, या फिर कौन कौन से कारक हैं जो हमारे रेट एनालिसिस को प्रभावित करते हैं। तो पहला जैसे देख लीजिए आप, फर्स्ट इज लोकेशन ऑफ साइट। लोकेशन ऑफ साइट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब हम ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के लिए बोल रहे थे कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस क्या भी कोई भी हमारी ये साइट है, वर्किंग साइट है, ये लोकेशन है हमारी साइट की और मटेरियल हमें यहाँ उपलब्ध हो पा रहा है और ये डिस्टेंस 8 किलोमीटर या 5 माइल से ज़्यादा है, तो मैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देने पड़ेंगे। तो हमारा रेट एनालिसिस तो इफेक्ट हो गया ना, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस 8 किलोमीटर या 5 माइल ही होती तो हमें कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देने नहीं होते। लेकिन अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो हमारा जो वर्क है, जो हमारी रेट, जो कॉस्ट आएगी, जो एस्टिमेट बनेगा, वो तो प्रभावित हो गया ना। तो इसीलिए कहा जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट एनालिसिस का फर्स्ट क्या है, लोकेशन ऑफ साइट। एंड इसी में आप साथ करके लिख लीजिए, वैसे दोनों की एक ही बात है, फिर भी लिखवा देता हूँ। लोकेशन ऑफ साइट एंड डिस्टेंस ऑफ सोर्सेस फ्रॉम साइट, क्योंकि जो भी सोर्सेज होंगे, जितनी भी उसकी डिस्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी साइट को। जैसे मान लो कि दूरी बहुत ज़्यादा है, मटेरियल की दूरी बहुत ज़्यादा है जहाँ से ट्रांसपोर्ट हम करवा के ला रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपने देखा होगा कि जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा, जो हमारे रेट एनालिसिस या फिर जो एस्टिमेट है वो हमारा बढ़ जाएगा। अब सेकंड क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ व्हाट। अब ये देखिए क्या है, छोटी सी चीज़ है, आपने देखी भी होगी अक्सर। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर क्या है कि अगर जो हमारा पानी है साइट पर, पानी किस पे, साइट पर, जो हमारी वर्किंग साइट है, इस पे इजीली अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली अवेलेबल है, तो आपको इसके लिए कोई चार्जेस नहीं देने होंगे। लेकिन अगर साइट पर ही पानी नहीं है, जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसके लिए साइट के लिए पानी नहीं है, तो हमें वाटर टैंक भी मंगाना पड़ सकता है। पानी का टैंक जानते हो ना, जो सिटीज़ में रहते हैं उनको पता होगा, जब वाटर सप्लाई नहीं होती तो हम वाटर टैंक ही मंगाते हैं। हमारा जो टैंक बना होता है उसको फिल करने के लिए हम वाटर टैंक ही मंगवाते हैं, पानी का टैंकर बनवाते हैं, जो हम पानी का टैंकर कहते हैं बेसिकली। तो ये मंगवाया जाएगा। अब अगर ये मंगवाया जाएगा तो बेसिकली आप देखो 300, 350, अलग अलग जगह अलग अलग रेट है पानी की, 350, कहीं कहीं 400 भी है पर टैंकर कॉस्ट। तो इजी गोइंग में
ये हमारे जो रेट एनालिसिस है उसी कॉस्ट को बढ़ा देगा। अब नेक्स्ट देखती है तीसरा फैक्टर क्या है। स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क एंड मटेरियल। कैसा हम काम करवाना चाह रहे हैं, किस टाइप का हमारा काम है। जैसे कि सपोज़ तो हम बहुत अच्छे से अच्छा काम करवाना चाह रहे हैं कि हमारा कार्य ऐसा हो, जो वर्क है, हमारी जो बिल्डिंग है वो ऐसी बने जिसमें ज़्यादा आगे रिपेयरिंग का काम नहीं करवाना पड़े, या फिर जो अर्थक्वेक से रेजिडेंट हो, या फिर जिस पे जो अपनी बरसात वगैरह सीलन वगैरह है बहुत ज़्यादा कम आए। तो इसके लिए हम स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क, अब ये बेसिकली है क्या। जैसे मान लो सपोज़ को आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपने ब्रिक्स खरीदी, ब्रिक्स परचेज करी। अब ब्रिक्स आपको पता होगा कि फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होती हैं, सेकंड क्लास ब्रिक्स भी होती हैं और थर्ड क्लास ब्रिक्स भी। सॉरी, ये आपको मैंने मटेरियल के बारे में बता दिया। स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल है ये। अब वर्क क्या है, ये मटेरियल के बारे में बताया था मैं आपको कि स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल क्या है। जैसे मान लो हम ब्रिक्स का यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स हो गई, सेकंड क्लास ब्रिक्स हो गई और थर्ड क्लास ब्रिक्स हो गई। अब तीनों ब्रिक्स की अलग अलग कॉस्ट होती हैं। अब ये चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, किसकी चॉइस पर। जैसे हम अगर अपना खुद का मकान बना रहे हैं तो उसमें हमारी चॉइस होती है कि हम फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का यूज़ करें या सेकंड क्लास ब्रिक्स का यूज़ करें या फिर थर्ड क्लास ब्रिक्स का यूज़ करें। इनकी रेट बहुत ज़्यादा डिफर करती हैं एक दूसरे से, तो वो भी हमारा एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है रेट किसको, रेट एनालिसिस को। अब स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क क्या है, जैसे सपोज को रोड कंस्ट्रक्शन में अलग कॉस्ट आती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में अलग कॉस्ट आती है। अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में अगर सपोज हो कि हमें सिर्फ बिल्डिंग बनानी है तो उसका ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वेल फर्निश्ड, अगर अच्छे से फर्निश्ड, फुली फर्निश्ड बिल्डिंग हमें बनानी हो तो स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क में आ गया ना, वो हमारे चार्जेस को बढ़ा देगा। तो ये इफेक्ट करेगा। जैसे हमको वेल फर्निश्ड अगर कोई बिल्डिंग बनानी है तो ये इफेक्ट करेगा, बेसिकली नॉर्मली चीज़ है ये। अब नेक्स्ट देखिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। जैसा कि मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में रेट एनालिसिस की जब डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी तो उसमें मैंने उसके बाद ही जस्ट मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कब अप्लाई होते हैं, और मैंने आपको ये समझाया भी है कि 8 किलोमीटर, आइदर 8 किलोमीटर या फिर 5 माइल्स, अगर हमारी साइट इस दूरी तक स्थित है तो हमारे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अप्लाई नहीं होते हैं। लेकिन अगर ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर है या फिर 6 माइल्स है या फिर कुछ भी हो, 8 किलोमीटर लेकिन इससे ज़्यादा हो, या तो 8 किलोमीटर से ज़्यादा हो या 5 माइल से ज़्यादा हो, तो अलग से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमें देने होंगे। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो हमारे पॉइंट्स देखिए, लोकेशन ऑफ साइट एंड डिस्टेंस ऑफ सोर्सेज फ्रॉम साइट, सेकंड पॉइंट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, थर्ड पॉइंट स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क एंड मटेरियल, फोर्थ पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। नेक्स्ट मैं इसमें बताता हूँ आपको फोर्थ पॉइंट तक हो गए अपने। प्रोपोर्शन ऑफ मोटार मिक्स। जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन कराएंगे, कोई भी हम कंस्ट्रक्शन कराएंगे तो उसके लिए हमें मोटार बनाना पड़ेगा। अब मोटार बेसिकली क्या है ये देख लीजिए आप। मोटार इसमें क्या क्या होती है, इसमें होती है सीमेंट, सैंड,
एग्रीगेट, वो इन सभी को मिक्स करने के लिए क्या होता है, वाटर। इन सभी को जब हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, मोटार। अब इस मोटार को देखिए कैसे इफेक्ट करता है, क्योंकि हम इसका कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन लेते हैं। अब हम जब इसमें प्रोपोर्शन लेते हैं तो डिफरेंट प्रोपोर्शन, जैसे 1:2:4 हो गया, 1:3:6 हो गया, 1:1:3 का रेशो हो गया। ये कुछ रेशोज़ होते हैं जो हम लेते हैं। तो इन रेशोज़ में जब आगे एस्टिमेट सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो आपको पता लगेगा, जब बिलिंग वगैरह करते हैं या फिर हम एस्टिमेट बनाएंगे किसी भी वर्क का, हम कोई भी हमें वर्क दे दिया, सपोज़ को कि ये रूम है, इसकी जो इनर टू इनर डायमेंशन है वो 4 फीट और ये 6 फीट है। ये कोई एक सिंगल रूम है जो हमको बनाना है। अब जब ये सिंगल रूम बनेगा तो 1:1:1:3 जो हम प्रोपोर्शन यूज़ कर रहे हैं, इससे इसकी कॉस्ट अलग आएगी, मोटार 1:3:6 से अलग कॉस्ट आएगी और 1:2:4 से इसकी कॉस्ट अलग आएगी। तो बेसिकली मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो पॉइंट है प्रोपोर्शन ऑफ मोटार मिक्स, जब आगे मैं एस्टिमेट आपको पढ़ाऊँगा, जब मैं एस्टिमेट बनाना सिखाऊँगा आपको, बेसिकली जैसे हम कोई रूम लेंगे या फिर 2 रूम सेट लेंगे या फिर 3 रूम सेट लेंगे या फिर 2 BHK लेंगे या फिर 3 BHK, जो भी हम हमारी साइट प्लान लेंगे उसके अकॉर्डिंग एस्टिमेट बनेगा। उस टाइम में आपको ये चीज़ें बताऊंगा कि ये कैसे डिफरेंस पैदा होता है, कि कैसे इसमें डिफरेंस आता है, इतना ज़्यादा या कम आता है या ज़्यादा आता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो हम प्रोपोर्शन लेते हैं उससे हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो भी इफेक्ट होता है। जैसे सपोज करो कि हमने लो ग्रेड मोटार यूज़ कर ली है तो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क अच्छा नहीं होगा। तो उसके लिए हमें कोड को भी फॉलो करना पड़ता है, कोड में क्या नियम लिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें आगे जो फैक्टर्स है उसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। अब मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कितना लिया जाता है, 10%। अब ये 10% कैसे अफेक्ट कर रहा है, बेसिकली क्या है कि कोई भी हमें काम करवाना पड़ता है कॉन्ट्रैक्टर से तो हमें फिक्स अमाउंट है कि 10% हमें देना ही पड़ेगा। इसीलिए ये जो इफ़ेक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट है, इसका इफ़ेक्ट हमारे रेट ऑफ एनालिसिस पे पड़ रहा है। देन आफ्टर देखिए आगे हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज अपना लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे हमारे लेक्चर को हम कल कंटिन्यू रखेंगे। हमारे जो चैनल है रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, इस चैनल को जो भी बच्चे फॉलो कर रहे हों वो हमारी वीडियोज़ को लाइक करें। और अगर आपका कोई भी डाउट हो या फिर हम कैसे आपको ऐसा लग रहा हो कि अभी ये चीज़ें इंक्लूड नहीं करी सर ने, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आपका स्वागत है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको जैसे ही वीडियोज़ अपलोड होती हैं वैसे ही आपको वीडियोज़ प्राप्त हो जाएं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको अच्छे से अच्छा जो डेटा है वो सिविल इंजीनियरिंग का वो आपको उपलब्ध करा पाएँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।